टीपीसीसी की बड़ी बैठक गांधी भवन में हुई। ये बैठक में सीएम रेवंत रेड्डी ने 3 प्रस्ताव पेश किए। वहीं एआईसीसी तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए बेहद समन्वय से काम करने वाले मानिक राव ठाकरे ने दूसरा संकल्प लिया है। वहीं सर्वसम्मानित से एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें सोनिया गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में तेलंगाना राज्य से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जनता को दी गई 6 गारंटी को लागू किया जाएगा। ये उनकी जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की है, उनकी जल्द से जल्द पहचान कर उन्हें उचित पद दिया जाए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता राव ने कहा है कि नेतृत्व में उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो ग्रेटर हैदराबाद में विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की हार के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा 420 के कारण बीआरएस पार्टी को किनारे कर दिया गया है। रूबरू के दौरान सुनीता राव ने कहा कि अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को जो मौका देगा वो करेगी। राज्य सरकार ने अभय हस्तम की 6 गारंटी को लागू करने के लिए प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया है। इस अवसर पर पटनचेरू निर्वाचन क्षेत्र के पाशा मौलाराम गांव में प्रजा पालन का आयोजन किया गया। प्रभारी सरपंच कृष्णा यादव एवं कांग्रेस पार्टी मंडल अध्यक्ष सुधाकर गौड़ की देखरेख में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में एमपीडीओ बंसीलाल, अन्य सरकारी अधिकारी, वार्ड सदस्य और नेता मौजूद थे। रंगारेड्डी जिला कोत्तूर मंडल के जेपी दरगाह क्षेत्र में कांग्रेस और बीआरएस के बीच विवाद हो गया है। वहीं बीआरएस विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने इस घटना को शमशाबाद डीसीपी नारायण रेड्डी के ध्यान में लाया। विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने कहा है, बीआरएस पार्षदों ने जम्मीकुंटा अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में रंगारेड्डी जिला कोत्तूर मंडल के उपनागरी इलाके में फार्म हाउस से शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में मौजूद कोत्तूर कांग्रेस नेता श्याम सुंदर रेड्डी द्वारा बनाए गए फार्म हाउस के दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया गया। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, मोदी सरकार में लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे अयोध्या में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं बना रहे हैं। खुलासा हुआ है कि हिट एंड रन के नाम पर वह ट्रक ड्राइवरों का पेट मार रहे हैं। नगर सेवक अकुला श्रीवानी ने इस बात पे रोष व्यक्त किया है। तेलंगाना कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए प्रजा पालन में 6 योजनाओं ने कार्ड नवीन के साथ साथ नए राशन कार्ड आवेदन को लेकर के जनता से भ्रम की स्थिति है। उन्होंने अफसोस जताया कि ये बहुत दुखद है कि सरकार भ्रमित है, क्योंकि सरकार को पता नहीं है। रेशन कार्ड, रेशन कार्ड, रेशन कार्ड, आखिर में ये रेशन कार्ड का रोल क्या है? इस नए साल में और इस नए हुकूमत में भी सभी के मन में एक ही परेशानी है कि अगर व्हाइट रेशन कार्ड नहीं है तो ये 6 जमानत, ये 6 गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेंगी। और एक डाउट है, अगर रेशन कार्ड नहीं है तो कहाँ पे अप्लाई करना, ये एक। और एक चीज है, अगर जोहर के नाम पे, अगर घर के जोहर के नाम पे गैस कनेक्शन है तो गैस सिलेंडर के ऊपर 500 रुपए सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आधार कार्ड का एड्रेस और रेशन कार्ड का एड्रेस अलग अलग जगह है तो कहाँ पे अप्लाई करना, ये सब। और अगर घर में ऑलरेडी विडो पेंशन और सिंगल वीमेन पेंशन आ रहे हैं तो उस औरत को 2500 रुपए का पेंशन फिर से देंगे कि नहीं देंगे। ये सब होने के बाद अगर रेशन कार्ड फिर से अप्लाई करना, नहीं तो पुराने रेशन कार्ड में भी ये पूरा लागू है कि नहीं। इस प्रश्नों का और इस सवालों का अभी तक हुकूमत से कोई आंसर्स और कोई जवाब नहीं मिले हैं। ये सिर्फ रेवंत रेड्डी साहब को और उस हुकूमत को ही पता है। हमारा फर्ज है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो हमको मिल रहा है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से ठीक तरह से जमा कर देना और यहाँ आकर अप्लाई करके दे देना। सिर्फ वही काम है। सर्वे आने के बाद पूरे लोग फिर से आके वो सब इंक्वायरी करके अपना हालत, हालचाल, फाइनेंशियल कंडीशन, घर है, गाड़ी है, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने के बाद ये हमको इसके लिए इंफॉर्मेशन बाद में देंगे। अभी तक तो एप्लीकेशन देना सिर्फ हमारा फर्ज है। कालेश्वरम संसदीय चुनाव की पृष्ठभूमि में बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों के बीच दरार शुरू हो गई है।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा है, कांग्रेस ने पहले सीबीआई जांच के शब्द बदल दिए हैं। राज्य में 26 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। जी हां, राहुल बोजा को सिंचाई विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं स्मिता सब्रवाल को वित्त आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं भारती हॉलीकेरी की पुरातत्व निदेशक का पद सौंपा गया। बूढ़ा वेंकटेशम बीसी कल्याण के मुख्य सचिव के रूप में महेश दत्त को खान विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। अहमद नदीम को योजना विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं एम रघुनंदन राव जीएडी सचिव नियुक्त बनाए गए हैं। वहीं एम प्रशांति आयुष निदेशक के रूप में, रंगा रेड्डी कलेक्टर के रूप में, के शशांक हरिचंदना नलगोंडा के कलेक्टर के रूप में, जोगुलंबा गढ़वाल जिला कलेक्टर बीएम संतोष नियुक्त किए गए हैं। वहीं अद्भुत कुमार सिंह को महबूबाबाद का जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं वल्लूर क्रांति संगारेड्डी जिला कलेक्ट्रेट के रूप में और चंतम लक्ष्मी डेयरी विकास संघ के निदेशक के रूप में, वहीं कृष्ण भास्कर को वित्त और योजनाओं के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं ज्योति बुद्ध प्रकाश को पीसीबी पंचायत राज का सदस्य सचिव, संदीप सुल्तानिया को आरडी का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं कृष्णा आदित्य श्रम विभाग के निदेशक बने। वहीं एएम खानम अल्पसंख्यक गुरुकुल सोसाइटी के सचिव के रूप में, वहीं आरवी कर्ण को TSMSIDC के एमडी नियुक्त किया गया है। वहीं संगीता सत्यानारायण सीएमओ संयुक्त सचिव के रूप और तेलंगाना सरकार ने एम हरिश्ता को सहकारी समितियों का निदेशक नियुक्त किया है। तेलंगाना में सरकार बदलते ही आईटी इंडस्ट्री को लेकर के कई लोगों ने तरह तरह की शंकाएं जाहिर की है। कुछ औद्योगिक उत्साही सीएम रेवंत रेड्डी के प्रशासन की सराहना करके राज्य में निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर अहम हो गई है। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी के बेटे अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड के CEO करण अडानी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। करण अडानी और उनकी टीम ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वहीं कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। वहीं अडानी समूह ने तेलंगाना में निवेशन में रुचि दिखाई और तेलंगाना सरकार के साथ निवेशन बैठक की है। वहीं व्यापार विश्लेषकों को उम्मीद है कि राज्य सरकार और अडानी समूह के बीच बैठक फलदायी होगी। भारतीय प्राइवेट मजदूर महासंघ के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत सड़क दुर्घटना बिल को तुरंत वापस ले। हैदराबाद में आरटीसी क्रॉस रोड पे परिवहन मजदूर महासंघ के तत्वावधान में तेलंगाना टैंकरों के ड्राइवरों ने धरना दिया। नए कानून के मुताबिक ड्राइवरों पर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल होगी। वहीं ड्राइवरों ने चिंता जताई है कि मजदूर महासंघ के महासचिव रविशंकर ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने कहा था कि वो ब्रिटिश काल के कानूनों को रद्द कर देंगे, लेकिन इसके बजाय ड्राइवरों के खिलाफ कानून लाया गया है। उन्होंने मांग की है कि IRDA द्वारा बनाए गए वाहन बीमा में 50% की कटौती की जाए और नए कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने के बाद ही इसे लागू किया जाए। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के आवंटन पे हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने IAS आवंटन पे कैट के पिछले आदेशों को रद्द कर दिया है। वहीं विभाजन के समय दोनों राज्यों को IAS आवंटित किए गए थे। कुछ IAS ने केंद्र के आवंटन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 13 IAS ने आवंटन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं कैट से सटे मिलने के बाद भी IAS और IPS तेलंगाना में बन रहे हैं। केंद्र ने IAS और IPS के कैट स्टे ऑर्डर को चुनौती दी है। वहीं केंद्र ने कहा है कैट ने अपने दायरे से बाहर जाकर आदेश दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने कैट द्वारा दिए गए स्थगन आदेश को रद्द कर दिया गया था। इसमें कहा गया था अधिकारियों को आवंटन के बारे में केंद्र से दोबारा अनुरोध करना चाहिए। वहीं केंद्र को प्रत्येक अधिकारी के अनुरोध को अलग से सुनना चाहिए। खुलासा हुआ है कि अधिकारियों के आवंटन पर कैट का कोई अधिकार नहीं है। अधिकारियों का आवंटन DOPT के दायरे में होगा। यह पता चला है कि पूर्ण नियुक्त होने तक IAS वैसे ही बने रह सकते हैं। निर्मल जिले के दिलवारपुर मंडल के केंद्र में तनाव का माहौल बना है। पिछले कुछ दिनों से दिलवारपुर गुजमपल्ली गांव के बीच क्षेत्र में बन रहे इथेनॉल उद्योग के निर्माण को रोकने के लिए स्थानीय लोग ने कई बार धरना और प्रदर्शन कर चुके हैं।
काम नहीं रुका तो ग्रामीणों ने चिंता जताई है। उद्योग में निर्माणाधीन गढ़वाल को तोड़ दिया गया है। वहीं वाहन में आग लगा दी गई है और कई वाहनों की खिड़कियां नष्ट हो गई है। हालात बेकाबू होते देख पुलिस मौके पे पहुंची और प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर किया। करीमनगर के सांसद बंटी संजय ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 22 जनवरी को शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर देश के हर हिंदू की कला को साकार करेगा। वहीं बोनमपल्ली टिम्बर डिपो ने खुलासा किया कि राम मंदिर के द्वारा शरद और किरण के परिवार के सदस्यों द्वारा बनाए जा रहे हैं। वहीं मौके पर बंटी संजय ने गेटों का निरीक्षण किया। करीमनगर के सांसद बंटी संजय ने कहा है, वे देश भर में सभी को आमंत्रित कर रहे हैं और सभी को भगवान राम के अष्टलू दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम के मंदिर का द्वारा बनाने के अवसर पाकर वह स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। गेट के लिए आवश्यक लकड़ी महाराष्ट्र से लाई गई है। वहीं राम मंदिर में मंदिर के दरवाजे देखना, उन्हें छूना और भगवान से प्रार्थना करना, राम सभी को सौभाग्य प्रदान करे। वहीं एमआईएम ने अयोध्या राम मंदिर पर निर्माण के लिए चंदा वसूलने का विरोध भी किया था। लोगों ने गुस्से में आकर बीआरएस का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस इसी तरह काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को अच्छे भाग के कारण सत्ता में आई है। मंत्री पूनम प्रभाकर ने पूछा, क्या बीआरएस नेता बसों के महिलाओं के मुफ्त यात्रा के खिलाफ है, इसलिए वे ऑटो चालकों को धरने के लिए उकसा रही हैं। मंत्री ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के साथ हैदराबाद के मुशीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में अभयहस्तम एप्लीकेशन वितरण केंद्र का निरीक्षण किया है। ये स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार ऑटो चालकों का समर्थन करेगी। वहीं मंत्री पूनम ने कड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी सरकार को वादों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता देख बीआरएस फूले नहीं समा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भारत को विकासशील में विकसित देश बनाने के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू किया गया विकासशील भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम मिर्चल मल्काजगिरी जिले के सफलतापूर्वक जारी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मिर्चल मल्काजगिरी जिले के अंतर्गत मिर्चल मंडल के रावलकोल गांव में आयोजित विकासशील भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने गांव के सरपंच महेंद्र के साथ संकल्प यात्रा कैलेंडर ब्राउजर लॉन्च किया। जेएनटीयू विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर प्रसन्ना के निर्देश में 12वीं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के विषय पर जेएन सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया है। वहीं वाइस चांसलर ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा, कई देशों में छात्र अपने देशों की 2 साल की एमओयू वाली यूनिवर्सिटी में 3 साल तक यहीं पढ़ाई करते रहते हैं। प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कट्टा नरसिम्हा रेड्डी, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजल हुसैन, रेक्टर डॉक्टर गोवर्धन, कई निदेशक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के विजय कुमार रेड्डी, उप प्राचार्य डॉक्टर जीवी नरसिम्हा रेड्डी, पीआरओ डॉक्टर प्रसन्ना, विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी, कई अखबारों के पत्र और मीडिया में मौजूद थे। वहीं कुलपति ने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया है। वहीं 11वें दीक्षांत समारोह से लेकर के आज तक विश्वविद्यालयों में हुए विभिन्न विकास कार्यों के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा, महबूबाबाद में 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं और परीक्षा कराई गई है। वहीं जेएनटीयू विश्वविद्यालयों ने कई देशों का दौरा भी किया है और अमेरिका के कई तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू भी किया है। वहीं हम नए पाठ्यक्रमों को काफी महत्व दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों में एक नई अवधारणा का निर्माण किया गया है। बीवाई रेड्डी ने नगर मंडल अंतर्गत गायत्री नगर बैंक कॉलोनी में अयोध्या श्री राममंडी अशांतलू शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। वहीं अयोध्या वासियों ने साहिब नगर के हनुमान मंदिर से श्री राम की अशांतलू और कॉलोनी के साईं बाबा मंदिर में विशेष पूजा की है और फिर कॉलोनी के घरों में अशांतलू वितरित की। महिलाओं ने आरती के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया है। उपनिवेशवादियों ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण दुनिया भर के हिंदुओं का सपना है। वे कॉलोनी के हर घर में अयोध्या राममंडी अक्षतलू के वितरण के समक्ष होने के लिए भाग्यशाली महसूस करते हैं। सभी हिंदुओं से 22 जनवरी को अपने घरों में 5 दीपक जलाने के लिए कहा गया है, जब अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी।
तेलंगाना बार काउंसिल के राज्य सदस्य परिंद भार्गव ने तेलंगाना राज्य सरकार से एलबी नगर संयुक्त राज्य उच्च न्यायालय के विभाजन के दौरान वकीलों और न्यायाधीशों के खिलाफ दायर अवैध मामलों को तुरंत वापस लेने की अपील की है। उन्होंने एलबी नगर के रंगारेड्डी जिला न्यायालय परिसर में वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेलंगाना आंदोलन में सक्रिय रूप से काम करने वाले अधिवक्ताओं से उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों में जीपी, पीपी, एजीपी, स्थानीय परिषद और अन्य सरकारी पदों के रूप में अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसी तरह उन्होंने अनुरोध किया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय को रिंग रोड क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि ये दूर राजेंद्र नगर के बजाय सभी वकीलों के लिए पहुंच योग्य हो। टीपीसीसी के राजनेता नोमोला शेषु यादव के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने भारी बहुमत से जीत नकरेकल विधायक चेरुरती लिंगयात के समर्थन में ओयू आर्ट्स कॉलेज से नलगुंडा जिले के चेरुकुट्टा देवस्थानम तक पद यात्रा का आयोजन किया। वहीं शेषु यादव ने कहा है कि ओयू के छात्रों ने तेलंगाना राज्य में पिछली सरकार को 2 बार सत्ता में लाने के लिए उल्लेखनीय काम किया। शेष यादव ने कहा है कि जिस तरह पिछली सरकार ने गठन ओयू ने अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह आज कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने में भी ओयू ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार ने पानी फंड और नियुक्तियों के लिए तेलंगाना का शोषण किया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्शनपल्ली जगनमोहन राव ने कहा है, घरेलू विमान क्षेत्र के विकास में भारतीय विनापन प्राधिकरण की भूमिका बहुत मूल्यवान है। वहीं जगनमोहन राव ने एओसी क्रिकेट ग्राउंड सिकंदराबाद छवनी में ऑल इंडिया एएआई इंटर जोन क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस महीने की 7 तारीख तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में एआई की 8 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वहीं जगन मोहन ने सराहना की है कि वे पेशेवर रूप से क्रिकेट खेल रहे हैं, न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि बहुत तनावपूर्ण नौकरी में कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एससीए क्रिकेटर के साथ भर में एएआई को हर तरह का सहायता प्रदान करने में अग्रिम भूमिका निभाएगा। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 8 टीमों को बधाई देते हुए नॉर्थ जोन सेंट्रल जोन मैच की शुरुआत टॉस से की है। वहीं टॉस के बाद उन्होंने कुछ देर तक एएआई क्रिकेटरों के साथ क्रिकेट खेला। राजनीति में होने वाली घटनाक्रम कुछ नेताओं की कुंडली बदल देते हैं। ये के चंद्रशेखर राव के विषय में यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ, जिन्होंने तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, और रेवंत रेड्डी जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। वहीं केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया है और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक राय ये भी है, अगर चंद्रबाबू ने केसीआर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया होता तो पृथक तेलंगाना का गठन नहीं होता। कांग्रेस सरकार की मुखिया और तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने शपथ ली थी। कुछ ही समय में इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि इसके लिए केसीआर ही परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। 2014 के चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर की कुटिल रणनीति के तहत रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपनी इकलौती बेटी की शादी के अवसर पर रेवंत रेड्डी स्कॉट्स जमानत पे बाहर आए और तुरंत फिर से जेल गए। अगर ये घटना नहीं होती तो रेवंत रेड्डी को इतनी प्रतिकार की भावना नहीं होती। उनकी बेटी की शादी के भव्य तरीके से आयोजित करना असंभव बना दिया और उस दिन की घटनाओं को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके आक्रामक स्वभाव और वाक्पटुता से प्रभावित होकर राहुल गांधी ने उन्हें पदोन्नति देते हुए टीपीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया। तेलंगाना टीपीसीसी अध्यक्ष के रूप में रेवंत रेड्डी ने अपनी विश्व रूप दिखाई है। वहीं केसीआर के
व्यूह रचनाओं से पतन की ओर से जा रही कांग्रेस पार्टी में रेवंत ने प्राण फूंक दिए। इस पृष्ठभूमि में इधर भारतीय राष्ट्रीय समिति और उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई रणनीतिक गलतियों के साथ केसीआर के विकल्प के रूप में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पहचाना और समर्थन किया है। साथ ही लोगों ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की सराहना की। वहीं ताजा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से कुछ ताकतों ने 2 दिनों तक रोकने की कोशिश की। वहीं कुछ नेताओं जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से परे पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश भी नहीं कर सके, उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रचारित किया गया। वहीं स्वाभाविक रूप से केसीआर एंड कंपनी को रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं है। वहीं आश्चर्य की बात है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी नहीं चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। वहीं जगन की मन में क्या है ये समझ के भाड़े का मीडिया तुरंत मैदान में उतर आया और ये प्रचार करने लगा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की समस्या जटिल हो गई है। राहुल गांधी ने वास्तविक नतीजों से पहले कांग्रेस के सत्ता में आने पर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। कुछ नेताओं को इस बात की जानकारी है या नहीं, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक सीएम बनने की आस में दिल्ली गए। वहीं भाड़े की मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे समय में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे गए और स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा बिना किसी शोर शराबे के शाम तक की जानी चाहिए। इसके बाद भट्टी विक्रमार्क और उत्तम कुमार रेड्डी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की आशा रखने वाले, उनके बगल में बैठे और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं आखिरकार रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री का पद मिल गया है, जिसका उन्होंने लक्ष्य रखा था। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेलंगाना की राजनीति में इतनी तेजी से उभरने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। क्या रेवंत रेड्डी उनमें से इतना जुनून और दृढ़ता पैदा करने के लिए केसीआर के प्रति आभारी होंगे या नहीं, यह अलग बात है। वहीं चंद्रबाबू नायडू के विषय में भी केसीआर ने इतनी कृतज्ञता नहीं दिखाई और उल्टा दुश्मनी बढ़ा ली है। वैसे भी रेवंत रेड्डी को जो मनचाहा पद मिला है, अब से उनका सफर कैसा रहेगा, अब सामने क्या चुनौतियां हैं, यह अब बहस का विषय है। रेवंत रेड्डी के आक्रामक स्वभाव और पटुता के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक गहरे स्वभाव के भी इंसान हैं। वह पहले ही तय कर लेते हैं कि कब क्या करना है, मुख्यमंत्री के तौर पर क्या करना है। इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार कर ली है। वहीं संक्षेप में कहा जाए कि रेवंत रेड्डी दिखने में छोटे हैं लेकिन बुद्धिमत्ता में मोटे हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी को केवल बहुमत ही मिला है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी विधायकों के बीच तालमेल बिठाकर आगे चलने की है। वहीं पिछले 9.5 सालों में बिना किसी लज्जा के अनेक नेता दल बदल हुए। ऐसे में नेताओं को सत्ता के बिना विपक्ष में रहना बेकार दिखने लग गया। इसके साथ ही ऐसे नेता भी हैं जो अपनी ही पार्टी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये नेता कभी भी बगल में नश्तर बन सकते हैं। वहीं काडयम श्रीहरि के मुताबिक अगर बीजेपी और मजलिस पार्टी के सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो केसीआर की ताकत 54 हो जाएगी। अगर सीपीआई सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो कांग्रेस की ताकत सिर्फ 65 है।